गुड इवनिंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज, चैप्टर चल रहा है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हुआ बिजनेस से कि बिजनेस फॉर्म एक इकोसिस्टम में काम करता है जहाँ पे दो सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड और एक बिजनेस फॉर्म। हाउस होल्ड के पास इन्वेस्टेबल पैसा है और बिजनेस फॉर्म को वो पैसा चाहिए, तो हाउस होल्ड से उस पैसे को मोबिलाइज करके चैनलाइज करते हैं हम बिजनेस फॉर्म्स तक। तो ये जो मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स का प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। जो इस प्रोसेस को कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का काम होता है कि फंड्स को मोबिलाइज करके उनको चैनलाइज करना टू इट्स मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ये वर्ड मोस्ट प्रोडक्टिव यूज ये इंपॉर्टेंट है। अब ये काम दो लोग करते हैं, एक बैंक और एक फाइनेंशियल मार्केट। बैंक के दूसरे काम है, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को बोलते हैं मनी मार्केट और लॉन्ग टर्म को बोलते हैं कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म में 5 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। 5 इंस्ट्रूमेंट्स में नाम है ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हमने समझाया कौन कैसे वर्क करता है। इसके बाद अपन आए कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट जहाँ पे पैसा आपको 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है। कैपिटल मार्केट के भी 2 सब डिविजन्स हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जहाँ पहली बार शेयर्स इशू किए जाते हैं। प्राइमरी मार्केट इज़ अ बिगर कंसेप्ट। शेयर बाज़ार अभी नहीं आया उसमें। हम जो पढ़ रहे हैं तुम ये समझ के पढ़ लो, शेयर बाजार साला अभी पैदा ही नहीं हुआ है। हम बहुत पुराने ज़माने की बिल्कुल बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। शेयर बाजार तो का वजूद अभी आया ही नहीं। तो जब कभी भी हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तब आपके दिमाग में शेयर बाजार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अभी कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, बैंक वाले तो देने से मना कर रहे हैं, हम हमारा कोई दूसरा रास्ता देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि चलो आप लोगों ने कोई कंपनी क्रिएट करी, उस कंपनी के लिए आपको फंड चाहिए। फंड चाहिए तो आपको हमने पढ़ा दिया यार 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और डिवेंचर इशू होते हैं। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो सर ये इशू करें कैसे और करें किसको। आज मुझे अगर बिजनेस करना है तो मैं कैपिटल चाहता हूँ, उसके लिए तो कहाँ से लाऊंगा। तो या तो आपके पास हो या आपके बाप के पास हो या फिर आपके रिश्तेदारों के पास हो या आपके फ्रेंड्स के पास हो। तो चलो मुझे कैपिटल फंड इतना ज़्यादा चाहिए कि इन सब से जाके इन सब का पैसा ले लूँ तो भी नहीं होगा। तो फिर क्या करें, मीन्स अब मुझे पैसा जनरल पब्लिक से चाहिए। तो जनरल पब्लिक से पैसा कहाँ से आएगा, तो उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ फ्लोटेशन। क्या बोलते हैं, मुझे पैसा फ्लोट करवा के मेरे पास लाना है, क्या बोलेंगे, मेथड ऑफ फ्लोटेशन। देख हैशटैग लग रहा है इस पे भी, ठीक। अब मीन्स ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, पर क्योंकि सर आप ये कैसी बातें कर रहे हो, फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे हो, कह रहे हो शेयर बाज़ार के बारे में सोचो ही मत, आप हमें पुराने ज़माने की चीज़ें पढ़ा रहे हो, तो किस काम की वो चीज़ें। तो समझो यार हम इवॉल्व हो रहे हैं। आपको पहले पीचू, पिकाचू, फिर राइचू, उसके बाद भी कोई है क्या, कौन है, कोई है क्या आसपास में। तो जो इवोल्यूशन हो रहा है ना कि शेयर बाजार का जन्म कहाँ से हुआ, वो इन्हीं प्रैक्टिसेस से हुआ। तो पहली प्रैक्टिस क्या है पैसे करने की, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अकाउंटिंग में नाम पढ़ा है आपको, प्रोस्पेक्टस वर्ड पढ़ा है, सुना होगा। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि यार मुझे पैसे चाहिए और आप कह रहे हो कि सर पब्लिक से ही लेने पड़ेंगे, जिसको आप जानते थे उससे तो आप ले चुके, फिर भी पैसा कम पड़ रहा है और चाहिए। अब जनरल पब्लिक से कैसे करूँ यार, अखबार में इश्तिहार दे दूँ क्या कि मेरे को पैसा चाहिए, प्लीज़ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। हाँ, आप अखबार में इश्तिहार दे दो और वो जो इश्तिहार है उसका नाम है प्रोस्पेक्टस। इश्तिहार मतलब आज अगर मुझे मेरी किसी भी बिजनेस का प्रमोशन करना है तो आपने एक वर्ड सुना हो पैम्पलेट।
पैम्पलेट में हम क्या देते हैं, हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना, ताकि हमारे नाम का प्रचार हो, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो सबको पता पड़े, जिस रेट में हम प्रोवाइड करते हैं सबको पता पड़े, हमारी जो यूएसपी है वो सबको पता पड़े। तो यार अब मैं कैसे सबको बताऊं कि मैं एक बिजनेस मॉडल लेके आया हूँ, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, इसमें आप इतना पैसा लगाओगे तो इतना पैसा आप कमाओगे, ये मैं कैसे कन्वे करूँ सबको? तो एक पीस ऑफ पेपर पे मेरा जो भी बिजनेस है वो मैं पूरा लिख देता हूँ कि 100 तरीके का मेरा बिजनेस है, इतने पैसों की मेरी रिक्वायरमेंट है, आप अगर मुझे पैसे दोगे तो इसको मैं ऐसे डिप्लॉय करूँगा, वहाँ से मैं इतना पैसा कमाऊँगा और उस पैसों का आपको इतना रिटर्न मिलेगा। तो अपनी कंपनी की पूरी बायोग्राफी जिस पेपर पे छाप के उसको अखबार की तरह, पैम्पलेट की तरह बांट दिया जाता है, वो क्या है? प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस कभी आप मुंबई जाओगे तो मुंबई में जाना आप BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अखबार में, जब भी आपके टीवी न्यूज़ में आप लोग किसी भी शेयर के बारे में न्यूज़ सुनोगे ना तो BSE की बिल्डिंग दिखा दी जाएगी जिसमें वो पैसा यूँ करके खड़ा होगा। देखा आप लोगों ने? बड़ी सी बिल्डिंग सी टाइप की हो, लंबी सी जाती है, ठीक है? अभी कभी नोटिस करना जब आप न्यूज़ देखो तो BSE की बिल्डिंग दिखाई जाएगी। उस बिल्डिंग के आसपास जब आप जाओगे तो लोग बाग ठेले लेके खड़े होंगे, उस ठेले में अलग अलग कंपनीज के प्रिंटेड, जैसे प्रिंटेड की थप्पियाँ होती है वैसे प्रोस्पेक्टस की थप्पियाँ पड़ी होगी। आप उनसे कोई सा भी प्रोस्पेक्टस फ्री में मिलता है, कोई सा भी प्रोस्पेक्टस ले सकते हो। उस प्रोस्पेक्टस में उस बिजनेस की सारी डिटेल होगी, प्रमोटर की सारी डिटेल होगी, प्रमोटर की सारी डिटेल होगी, उस बिजनेस का क्या यूटिलाइजेशन होगा, मतलब पूरा प्रोजेक्ट उसमें गिवन होगा। और आखिरी में उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा कि हमने आपको सब कुछ बता दिया, मेरा शेयर 10 रुपये का है, तुम्हें कितने पैसे, कितने शेयर खरीदने हैं, अपने अमाउंट भर के एक चेक और अपनी सारी डिटेल्स उस एप्लीकेशन में आके दे दो। क्या फ़ोन लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, बात कॉल आया। हाँ निशान जी, कर देना चाहिए। ओके, और उस प्रोस्पेक्टस के पीछे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा। यार मुझे किसी से शेयर खरीदने हैं तो अपना नाम पता तो देना पड़ेगा ना, तो अपनी सारी डिटेल्स दे के कितने शेयर खरीदने हैं वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर के उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी एप्लीकेशन मनी बनती है उसका चेक बना के स्टेपल करके उनको पोस्ट कर देंगे। और फिर आप ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन की कहानी तो आप अकाउंटिंग में सीख ही चुके हो। तो ऐसे हर कोई प्रोस्पेक्टस खरीदेगा। अब ये प्रोस्पेक्टस में घर घर जाके बांटूँ, अखबार में दूँ, अखबार के साथ पैम्पलेट के तौर पे दबाऊँ, वहाँ ठेलों पे खरीदूँ, किसी एजेंट के थ्रू बिकवाऊँ, ये मेरी मर्जी, बस आपको प्रचार करना है, सिंपल। अब जिसने आपको चिट्ठी लिख के भेज दी चेक के साथ, तो ये आ गई आपके पास एप्लीकेशन, जितनी एप्लीकेशन आई उसके हिसाब से आप क्या कर दोगे, अलॉटमेंट कर दोगे। तो ये है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं अंदर कंटेंट नहीं पढ़ा। देन है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या करते हैं कि भाई हम इसको डायरेक्टली किसी पब्लिक को इशू नहीं करते। यहाँ तो मैंने प्रोस्पेक्टस का दे दिया, पब्लिक को दे दिया। यहाँ पे नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक थ्रू इंटरमीडिएरीज। अब सर आप खुद ही सोचो, ये चीज़ फीजिबल लग रही है क्या आपको? कि आप आउट ऑफ द ब्लू, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, अब आप कह रहे हो कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करूंगा, सर ने तो पढ़ा है ऑफर टू प्रोस्पेक्टस, तो आपने सबके घर में प्रोस्पेक्टस पहुंचा दिए, ठेलों वालों को प्रोस्पेक्टस बांटने के लिए दे दिए, आपको एक भी चेक आएगा क्या? आप खुद ऐसी जगह पे कभी कभी इन्वेस्ट करोगे क्या? सोचो कि आपके घर में रैंडम किसी का प्रोस्पेक्टस आया, उन्होंने कहा आपको शेयर खरीदना है, आपको लगा कि हाँ यार अपन इन्वेस्ट कर देते हैं, आप चेक बना के दे दोगे क्या उसको? नहीं। तो सर ये इतने कारगर थोड़ी होते हैं। ऐसे तो हम पूरी दुनिया को प्रोस्पेक्टस भेजेंगे तो क्या लोग पैसे थोड़ी देने लग जाएंगे? इतना आसान है किसी से पैसा लेना। तो फिर क्या करें? मुझे पता है सर ये प्रोस्पेक्टस काम नहीं करेंगे, तो इनके भी ब्रोकर्स होते हैं, शेयर ब्रोकर जिसको अपन बोलते हैं। तो इन इंटरमीडिएट को कहते भाई साहब देखो यार मैं प्रोस्पेक्टस बांटूँगा, कोई नहीं लेगा, आप ऑलरेडी शेयर ब्रोकर हो, शेयर ब्रोकर की कहानी थोड़ी लेट सुनेंगे अपन। आपके ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप प्लीज़ उनको कन्विंस करो कि मेरे शेयर्स वो लोग खरीदें, तो मैं एक सस्ते दाम पे मेरे सारे शेयर्स किनको दे दूँगा, इनको दे दूँगा, और ये धीरे धीरे अपना थोड़ा कट रख के ये इसको आगे आगे बेचते रहेंगे इनके क्लाइंट्स को। तो वो है ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट कब होता है कि जब मैं खुद इतना क्रेडिट वर्दी हूँ, मेरे रिश्तेदार, मेरा सर्कल, मेरा फ्रेंड्स लोग इतना क्रेडिट वर्दी है, मुझे लगता है कि अब तो मेरी इतनी जान पहचान है कि मुझे जो पैसा चाहिए, मान लेते 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जो चाहिए, वो मैं मेरे फ्रेंड्स को 2-4 लोगों को कन्विंस करूँगा, उनको मेरा बिजनेस प्रोजेक्ट समझाऊंगा, तो वो लोग पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, जिसको अपन बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स।
तो अब हम किसी ब्रोकर को नहीं दे रहे, पब्लिक एट लार्ज को नहीं दे रहे, मुझे जो लग रहा है कि यार ये प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, ये मुझे इन्वेस्ट कर सकता है, उसके पास मैं खुद प्राइवेटली जाता हूँ, उसको प्रोजेक्ट समझाता हूँ और वो कन्विंस होता है तो मैं उसको शेयर इशू कर देता हूँ। तो ये कौन सा हुआ? प्राइवेट प्लेसमेंट। अगला है आपका राइट इशू। राइट इशू कोई नई कंपनी नहीं कर सकती, राइट इशू करती है एग्जिस्टिंग कंपनी। मान लेते हैं कि मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी के आप सारे शेयर होल्डर्स हो, तो मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट ए चल रहा है जिसमें आप लोग पहली बार इन्वेस्ट कर ही चुके थे, अब मेरी कंपनी के आप इन्वेस्टर हो। मैं चाहता हूँ कि जैसा प्रोजेक्ट ए चल रहा है, अब मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट बी भी लाना चाहता हूँ। अब मैं प्रोजेक्ट बी लाया तो मुझे उसके लिए और कैपिटल चाहिए, और शेयर इशू करना है। तो और शेयर अगर मैं मार्केट में किसी को इशू कर दूंगा तो जिस कंपनी के पहले आप मालिक थे, उस कंपनी का कोई और भी मालिक बन जाएगा। मतलब मेरे शेयर इशू करते ही जहां आपका 100% कंट्रोल था, वो कंट्रोल आपका कितना रह जाएगा? 50% रह जाएगा। तो ये अलाउड ही नहीं कि अगर किसी कंपनी ने शेयर इशू करने के शेयर होल्डर्स हो तो आप मार्केट में बाहर जाके अब अपने और शेयर इशू नहीं कर सकते। पहले शेयर परचेज करने का राइट आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। उनकी मर्जी होगी, वो खरीदना चाहेंगे तो खरीदेंगे, नहीं खरीदना चाहेंगे तो फिर बाहर जाना। तो अब मुझे जो सेकेंड टाइम शेयर इशू करना है उसको मैं कहूँगा राइट इशू। इसमें क्या होगा? सबको अपनी हैसियत के हिसाब से अधिकार मिलेगा। मान लेते हैं मैंने 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी इशू कर रखा है, अब मुझे 1 लाख शेयर्स और इशू करना है तो मैं 1:1 का राइट दूंगा। 1:1 का राइट कैसे दूंगा? कि इसके पास 5 शेयर है तो तू 5 शेयर और खरीद सकता है, इसके पास 10 शेयर है तो तू 10 शेयर और खरीद सकता है। इसमें से एक ने बोला कि हाँ मैं खरीद लूँगा, एक ने बोला मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा। तो जिसके शेयर बच गए उसका मार्केट में अपन बेच देंगे। मार्केट में बेचने के लिए बाकी के दूसरे अपना सकते हो। राइट इशू कौन सा होता है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेच रहे हो। लास्ट जो अभी चलन में है वो कौन सा है? EIPO। वो जो प्रोस्पेक्टस था ना, वो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया। वही प्रोस्पेक्टस आप वेबसाइट पे इशू कर देते हो और डेट अनाउंस कर देते हो कि हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफर आ रहा है। हाँ हाँ, इनको बोलो अभी 2 अरेंज। ओके, अब अगला वाला आ गए अपन पिकाचू से राइचू हो गया भाई। ये पुराने वाले जो चीज़ है ये आप पुरानी मूवीज़ में देखोगे, अब चलन में नहीं है। अब उसी प्रोस्पेक्टस वाली चीज़ को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। पूरा प्रोजेक्ट अपनी ही वेबसाइट पे समझा दिया जाता है और एक अखबार में डेट इशू कर दी जाती है। अखबार में या फिर मीडिया चैनल्स के थ्रू, अभी इंश्योरेंस बहुत चल रहा है तो इंश्योरेंस के थ्रू, इनके थ्रू बता दिया जाता है कि इस डेट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे IPO लॉन्च हो रहा है। ये वर्ड सुना होगा आपने, IPO लॉन्च हो रहा है। तो आपके पास अगर पैसा है तो ऑनलाइन पेमेंट करके अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही चलेगा। सेबी ने कंपनीज के ऊपर एक गाइडलाइन लगा रखी है कि 90% तक जब तक सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक आप अप्लाई अलॉट कर ही नहीं सकते। एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन तो होता ही है। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ब्रांडेड कंपनीज जो होती है, रिलायंस, अडानी, आपके ओला, जोमेटो, इन सब के जब IPOs इशू हुए तो इनकी न्यूज़ आई कि 2 घंटे में 4 टाइम्स सब्सक्राइब हो गए। जितना शेयर्स इनको इशू करना था ना, 4 गुना ज़्यादा लोग 2 घंटे में ही क्या करके अप्लाई कर गए। ठीक है, तो ये जैसे आप लोगों ने कभी दरबार में बात सुनी हो, सरकारी के जब कॉलोनी कटती है ना सरकार, जैसे अभी अपने यहाँ पे IL की कॉलोनी कटी थी, ध्यान है तुम्हें? एरोड्रोम के सामने। हाँ, तो जब सरकारी कॉलोनी कटती है तो उसमें भी ऐसे ही अप्लाई करना होता है। 2000 रुपये का निकला कि नहीं निकला? नहीं निकला, ठीक है। 2000 रुपये का फॉर्म आता है, आप अपनी डिटेल्स और पैसों का चेक नगर निगम में जमा करा दो, लॉटरी सिस्टम से खुलता है। अब उसको लॉटरी सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि सरकार जो लैंड इशू करती है वो सरकारी रेट से इशू करती है और उसकी मार्केट रेट क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो जिसके वो प्लॉट खुल गया ना तो बोलते हैं प्लॉट नहीं, लॉटरी खुली। वो एक तरीके से लॉटरी है। आज मुझे 50 लाख का प्लॉट खुला, 50 लाख रुपए जमा कराऊं कि ना कराऊं, वो प्लॉट अपने आप ही 60 लाख का हो गया। मैं ये लॉटरी किसी और को सेल कर सकता हूँ, 10 लाख रुपए तो मुझे खुलने में ही कमा लेंगे। सेम चीज़ किसका है? IPO का। क्योंकि वो 4 टाइम सब्सक्राइब हुआ, मतलब ऐसे 3 जने और चाहिए, तो हाथ लॉन्च होते ही आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा है, उसकी मार्केट प्राइस 150-120 हो जाती है। जिनको लॉटरी लगती है उनको अपने आप ही 20 रुपये कैपिटल गेन एक बार में ही हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ IPO। अब EIPO
आज के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार के थ्रू ही होता है, पर अभी अपन शेयर बाजार में पहुंचे ही नहीं, क्योंकि अभी तक जो हो रहा है वो कौन सा है, न्यू इशू मार्केट। न्यू इशू मार्केट में तो वही भाईचारे के थ्रू शेयर्स बेचे जा रहे हैं, एजेंट के थ्रू बेचे जा रहे हैं, खुद आप जा रहे हो या फिर जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स है उनको भी बेच रहे हैं। अब सर खरीद लिए ना शेयर्स, अब क्या करें उन शेयर्स का, पैसे तो चाहिए हमको। तो जब शेयर बाजार नहीं था या जब था भी सही लेकिन इतनी चलन नहीं थी, तो शेयर्स कैसे बेचे जाते थे, जैसे आज के ज़माने में प्रॉपर्टी बेची जाती है। प्रॉपर्टी कैसे बेचते हैं, प्रॉपर्टी कैसे बेचते हैं, ब्रोकर के थ्रू। प्रॉपर्टी की बात क्यों कर रहा हूँ, आपका ये इमूवेबल एसेट है ना, ये ले प्रॉपर्टी ऐसे थोड़ी देते हो। फिर प्रॉपर्टी कैसे बेचते हैं, प्रॉपर्टी दिखा के लाते हैं, ठीक है, और फिर जब डील क्रैक हो जाती है तो स्टैम्प पेपर पे बेचते हैं कि नहीं बेचते। तो जब आपने शेयर्स खरीदे तो लॉजिकली सोचो, तो आपको जब शेयर्स मिलते हैं तो मिलता क्या है आपको, कागज का टुकड़ा, जिसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं। अब अगर इसने 5 शेयर खरीदे, इसने 10 शेयर खरीदे, तो इसको क्या 5 सर्टिफिकेट मिलेंगे, इसको क्या 10 सर्टिफिकेट मिलेंगे। एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें लिखा होगा 1 नंबर से लेके 5 नंबर का शेयर तेरा है। इसको 10 मिले तो इसको लिखा होगा 6 नंबर से लेके 15 नंबर का शेयर इसका है, समझे। अब किसी ने 1000 शेयर खरीदे तो भैया 16वें नंबर से लेके 1015 तक का शेयर आपका है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया। इट इज जस्ट लाइक प्रॉपर्टी, वो पड़ी प्रॉपर्टी के पेपर ये है। अब आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो कैसे बेचोगे, सोचो आप, शेयर सर्टिफिकेट कैसे लिखेगा, ब्रोकर्स के थ्रू। नहीं तो मैं ही अगर बेचने के लायक हूँ तो मैं ही बेच दूंगा। मेरे को तो सिर्फ मुर्गा ढूंढना है कि तू खरीद रहा है क्या, कहाँ से खरीद लूँगा, कैसी बताओ, कंपनी के बारे में बताओ। कंपनी के बारे में सर्च किया कि बढ़िया कंपनी है, शेयर्स का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ भी रहा है, तो ठीक है सर खरीद लूँगा, क्या प्राइस चल रही, कितने में बेचोगे। मैंने ठीक है बेच दिया। अब सर्टिफिकेट तो एक ही है, तो बेचना पड़ेगा, तो सर्टिफिकेट बेचना पड़ेगा, पर उस सर्टिफिकेट में तो मेरा नाम लिखा हुआ है। वो सर्टिफिकेट तो मुझे इशू किया है, किसने इशू किया है, कंपनी ने। तो मुझे वो सर्टिफिकेट आपको बेचना है तो कैसे होगा, मैं एक स्टैम्प पेपर बनवाऊंगा। जैसे प्रॉपर्टी का काज होता है ना, प्रॉपर्टी अपन स्टैम्प पेपर पे कागज बनवा के बेचते हैं ना, उसमें साइन करते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी इतने रुपए में इसमें अपने पूरे वर्षों में इन भाई सबको बेच दिए, इन्होंने मुझे पैसे इस हिसाब से दिए, आज के बाद मेरा इस पर कोई मालिकाना अधिकार नहीं रहेगा। स्टैम्प पेपर पर पढ़ा हो तो पढ़ना, बहुत तगड़ी लिंक में लिखी जाती है। सेम तरीके से मैंने ये शेयर सर्टिफिकेट, जिसका ये शेयर सर्टिफिकेट का नंबर है, जिसमें मेरे पास एक्स कंपनी के इतने शेयर्स है, इस नंबर से इतने नंबर तक, इसको शेयर्स को मैंने इतने रुपए के हिसाब से इनको बेच दिया है, इनसे पैसा मैंने इस हिसाब से खरीद लिया है, आज से ये शेयर्स इनके हुए, इसके बाद मेरा कोई मालिकाना अधिकार नहीं है। तो सोचो, सर्टिफिकेट पे मेरा नाम लिखा हुआ है, उसके अगेंस्ट में मैंने एक स्टाम्प पेपर बना के स्टेपल करके इनको दे दिया। अब इनको दे दिया तो सर्टिफिकेट तो मेरा है, तो फिर ये क्या करेंगे, ये उस सर्टिफिकेट को प्लस उस स्टाम्प पेपर की कॉपी को कंपनी को बेचेंगे कि सर देखो स्टाम्प पेपर, ये सर्टिफिकेट मैंने खरीद लिया, ये पकड़ो इस सर्टिफिकेट और प्लीज इसको डिस्ट्रॉय करके मुझे नया सर्टिफिकेट बना के दो। तो कंपनी अब इसको इसके नाम का नया सर्टिफिकेट बना के देगी और अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इसका नाम लिख देगी, क्योंकि अगर ये नहीं करवाया इसने तो कंपनी को क्या मालूम मैंने किसको बेच दिया। उनको क्या सपने हैं, वो जब सालाना डिविडेंड बांटेगी तो उनके रजिस्टर में तो मेरा नाम लिखा हुआ है, तो 1000 शेयर का डिविडेंड तो किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा, मेरे घर पे चेक आ जाएगा। तो ये जब तक रजिस्टर नहीं कराएगा कंपनी को पता ही नहीं पड़ेगा। अब कंपनी वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय करके इसको नया सर्टिफिकेट इशू करेगी, उसके लिए 400-500 रुपये कंपनी इससे भी लेगी, हम भी तो काम कर रहे हैं। तो भाई सर्टिफिकेट मिल गया, अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इसका नाम लिख देगी, अब जब डिविडेंड बनेगा सब इसको भी मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। जस्ट लाइक प्रॉपर्टी खरीदते हो तो पता होना चाहिए आपको, प्रॉपर्टी अलग खरीदी जाती है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अलग कराई जाती है, याद है आपको। ये भी तो वही हुआ, शेयर्स अलग बेचे गए, शेयर्स की रजिस्ट्री कंपनी के पास अलग से कराई गई, है कि नहीं। अब इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है इसमें कि मुझे 1000 शेयर बेचने ही नहीं है यार, मुझे अभी 500 ही बेचना है, तो सर्टिफिकेट आधा फाड़ के दूंगे इसको, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले सर्टिफिकेट कंपनी के पास भेजना पड़ेगा, कंपनी को रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ेगा, भाई साहब इस सर्टिफिकेट 2 सर्टिफिकेट कर लो, 1 से 500 अलग कर दो, 500 1 से 1000 अलग कर दो। फिर कंपनी अपने प्रोसेसिंग का टाइम लेगी और मुझे ये देगी। हाँ जी,
अच्छा चलो, तो अब वो उसके 2 टुकड़े करके मेरे को देंगे, फिर उसमें से मैं एक सर्टिफिकेट इनको भेज दूँगा। झंझट है झंझट। ये तो तब की बात है जब मैं खुद बेच रहा हूँ। अब मुझे सर, अब आते हैं हमारे मुद्दे पे। सर शेयर बाजार का जन्म कब होगा? तो शेयर बाजार मैंने बोला सब्जी मंडी है बिल्कुल। आप लोगों ने अगर स्कैम 1992 देखा हो तो उसमें एक इंट्रोडक्शन में आता है कि एक सफ़ेद जैकेट होता है, एक ब्लू जैकेट होता है, डायरी लेके घूमते रहते हैं वो लोग, ठीक है। शेयर बाजार ऐसा ही था। उसमें क्या हुआ, 5 लोगों ने शेयर बाजार बनाया, सबने अपना अपना प्लेटफॉर्म बना लिया। प्लेटफॉर्म के ऊपर चिल्ला रहे थे इसका शेयर इतने का, इसका शेयर इतने का, इसका शेयर इतने का। वो सीन देखोगे तो उसमें 5 नहीं है, 500 लोग हैं। अब वो 500 लोग खड़े रहे नहीं है, आपस में भग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और एक एक की डायरी में नोट कर रहे हैं कि ठीक है तू खरीद रहा, तू खरीद रहा, तू खरीद रहा, या तूने बेचा इतने में, बेचे इतने में खरीदा। कैओस था कैओस, मतलब ऐसा लग रहा था लड़ने जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब मेरे ही पास पावर है कि कोई और नहीं खरीद पाएगा, मैं ही खरीद पाऊंगा, मेरे जैसे 50 लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो हुआ एक्सप्लॉयटेशन। तो तब गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था। डीम्यूचुअलाइजेशन में डी म्यूचुअल अलग अलग करो सर, जो इस शेयर बाजार के मालिक है वो अलग करो, प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। जैसे बैंक प्राइवेट है कि नहीं है, वैसे शेयर बाजार भी प्राइवेट है, सरकारी शेयर बाजार नहीं। मतलब तुम चाहो, तुम्हें खुद को शेयर बाजार खोलना है, तुम खोल सकते हो। अगर तुम्हें बैंक ओपन करना है तो बैंक ओपन करने के लिए किससे परमिशन चाहिए? आरबीआई से। आपको इंश्योरेंस कंपनी ओपन करनी है तो किससे परमिशन चाहिए? IRDAI। इसी तरीके से अगर आपको शेयर बाजार खोलना है तो किससे परमिशन चाहिए? सेबी से। सेबी से परमिशन लो, अपना शेयर बाजार खुद खोलो। सरकार ने तो कंडीशन क्या लगा रखी? शेयर बाजार खोल लो, तुम्हारा बाजार, तुम्हारा मार्केट, तुम्हारे घर में कोई भी आएगा, खरीदेगा, बेचेगा, टेंशन नहीं है, प्रॉफिट कमाना तो, लेकिन ब्रोकर तुम नहीं बन सकते। अब हुआ क्या था, जो ब्रोकर था वही मालिक था। अब समझो ना यार, मैंने शब्बीर सर और अब्दुल्ली सर ने मिलकर ये क्लासेस स्टार्ट नहीं करी, शेयर बाजार स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे अब लोग आने लगे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या अपना शेयर खरीदने बेचने के लिए। और मुझे पता है, मैं हूँ शब्बीर और अब्दुल्ली है, तो हम 3 तो वैसे ही पार्टनर हैं। तो हम लोगों ने जम के पिक्चर बनाई लोगों को। जो बेचने है उसको पता है तेरा शेयर 500 की कीमत नहीं रखता, आप 400 की रखते हैं। जो खरीदने हैं उसको पता है तेरे शेयर 500 रुपये नहीं 600 रुपये की कीमत रखता है, 600 मिले तो सारा प्रॉफिट हम कमा रहे थे। सरकार ने कहा ऐसे तो शेयर बाजार कभी पनप ही नहीं पाया, लोगों का विश्वास और कम हो जाएगा। इंटरव्यू किया, बोला शब्बीर सर, अब्दुल सर, मुर्तज़ा सर, या तो तुम इस शेयर बाजार के मालिक बन जाओ या सिर्फ ब्रोकर बन जाओ। ब्रोकर बनोगे तो जितना परचेज सेल करोगे उस पर क्या मिलेगा? तुम्हें कमीशन मिलेगा। मालिक बनोगे तो शेयर का प्राइस तुम डिसाइड कर सकते हो डिमांड एंड सप्लाई से, और तुम्हें उसका जो मेंबरशिप फीस वगैरह, ब्रोकर की जो मेंबरशिप फीस होती है, इन्वेस्टर की जो मेंबरशिप फीस वगैरह होती है, इस शेयर बाजार को चलाने जो तुम रेवेन्यू जनरेट कर पाते हो, तुम्हारे यहाँ कोई कंपनी आगे शेयर इशू करेगी तो नॉमिनल जो फीस होती है ना, वो फीस तुम ले पाओगे। तुम बता दो तुम्हें किस में कमाना है, तुम्हें मेंबर बन के प्रॉफिट कमाना है इन फीस से, या फिर तुम्हें कमीशन कमाना है ब्रोकर बन के। प्राइस को तुम फ्लक्चुएट नहीं कर पाओ। तुम नहीं कि तुम 400 में खरीद के तुम 600 में बेच रहे हो, ये नहीं कर पाओ। तुम अब सिर्फ कलेक्ट करवा रहे हो, 600 में बिकवा रहे तो इसके पास से 600 में 600 उसमें मिलने चाहिए, तुम्हारे पास से रूट रखे नहीं मिलेंगे। ठीक है यार, तो पिक्चर बन गई। तो अब शब्बीर सर, अब्दुल सर ने तो वहाँ गया, हम तो मालिक बन जाते। मैंने कहा मैं ब्रोकर बन जाता हूँ, ऑप्शन है। लेकिन सर अब अगर मैं ब्रोकर बना तो इसका मतलब ये थोड़ी कोई भी आए किसी को भी बेच के चल जाए, क्योंकि मैं भी तो मालिक ही था। आपने सारा मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि क्लासेस में आके आप यूँ कह रहे हो या तो पढ़ा लो या ऑफिस में बैठ जाओ। ये तो वही बात हुई, या तो तुम फैकल्टी बन जाओ या तुम ओनर बन जाओ। मैंने कहा मेरे को पढ़ाने में मजा आता है, मैं फैकल्टी बन जाता हूँ। तो भाई तू फैकल्टी बनेगा ना तो जितनी क्लास पढ़ाएगा उतने पैसे ही मिलेंगे, जो प्रॉफिट है ना वो तेरा नहीं है। ये कौन सी बात है? पूरी क्लासेस मैंने बनाई, इसको फैलाया मैंने, मेहनत सारी मैंने करी। अचानक से गवर्नमेंट आके बोलती कि तो एक चीज़ है, और फिर कल को तुम्हें कह दो कि तेरे जैसी और भी फैकल्टीज आएगी। मैं कौन सी बात नहीं हूँ जो। तो अगर मुझे ब्रोकर बनाया है तो मेरे को एक एक्सक्लूसिव राइट चाहिए। क्या राइट चाहिए? कि अब
कोई भी बेचे या खरीदे, मेरे थ्रू ही बेचे, मेरे थ्रू ही खरीदे। अब जो इन्वेस्टर आएंगे ना, अपन प्राइमरी मार्केट की बात नहीं कर रहे, अब जो इन्वेस्टर आएंगे ना, जिन्होंने ऑलरेडी किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे होंगे, उनको अपने ये 1000 शेयर 500 शेयर बेचने होंगे, उनसे बिक नहीं रहे, मेरे मार्केट का फायदा उठाना चाहते हैं, तो मेरे यहाँ पर लोग का मेला लगेगा, रोज के 50 लोग आएंगे। मैं यहाँ पे स्टेज पे खड़ा हूँ, वो लोग यार मेरे को एक्स लिमिटेड खरीदनी है, अरे बढ़िया वो तो यही मिल गया, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को एक्स लिमिटेड बेचना भी है, चल 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 मेरे से ही खरीदे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। खरीदना है तो मेरे थ्रू, बेचना है तो मेरे थ्रू, ताकि कमीशन तो मिले एटलीस्ट। ठीक है, तो अब ये रूल है, थंब रूल है शेयर बाजार का अभी भी, कि आप डायरेक्टली बाय और सेल नहीं कर सकते। आपको पहले क्या चुनना पड़ेगा? ब्रोकर चुनना पड़ेगा। आपने एक वो नाम सुना होगा, ज़ीरोधा। ज़ीरोधा सुना है? आपने एक ऐप का ऐड देखा हो, ग्रोमोर। ग्रोमोर है कि ग्रो है? ग्रो है ना, उसका अभी आईपीएल में बहुत ऐड आ रहा था, या वर्ल्ड कप में बहुत ऐड आ रहा था उसका। तो इन लोगों ने ऐप बनाया है, लेकिन ये ऐप है, लेकिन ये है क्या? उस शेयर बाजार के ब्रोकर। अब जिसको खरीदना है उसके पास भी एक ब्रोकर के थ्रू खरीदेगा, जिसको बेचना है वो भी एक ब्रोकर के थ्रू बेचेगा। अब ये ब्रोकर के थ्रू की कहानी कैसे चलती है, ये भी अपन शेयर बाजार में चलेंगे। लेकिन आप समझे कि शेयर बाजार का जन्म कब हुआ? कि जब किसी कंपनी ने अपने शेयर सबको बेच दिए, अब उसको पता पड़ा कि मुझे ये शेयर आगे बेचने, मुझे मेरा पैसा बाहर निकालना है, तो किसको बेचे? तो किसी ने एक मार्केट बना दिया कि तुम्हें शेयर बेचने तो यहाँ आ जाओ, तुम्हें शेयर खरीदने हैं तो यहाँ आ जाओ, क्योंकि नई कंपनी में कोई विश्वास नहीं कर रहा एग्जिस्टिंग शेयर खरीदने में। तो ये क्या बना? शेयर बाजार। फिर भी शेयर बाजार का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर बेचे खरीदे जाते। अब क्योंकि ये बाजार बन गया, यहाँ पे लोगों का जमावड़ा होना चालू हो गया कि लोग खरीदने बेचने यहाँ आते हैं, तो मेरे को पीछे से किसी ने बुला के कहा, यार मेरे को एक नई कंपनी बनानी है, मेरे को एक नए शेयर इशू करने हैं, प्लीज़ यार तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मेरे शेयर बिकवा देना क्या? मेरा क्यों नहीं, ला छोड़ जा तेरे प्रोस्पेक्टस है। आएंगे ना जब ये लोग आपस में एक दूसरे के शेयर में गए, ये खरीद नया शेयर, वो तो वो हो गए उस कंपनी की जो ग्रोथ होगी, इसकी होगी ग्रोथ। तो ये शेयर बाजार अब नए शेयर भी इशू करवाने लगे। समझ में आया कि नहीं? हम शेयर बाजार नहीं पढ़ रहे, हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं। और फाइनेंशियल मार्केट का जन्म ऐसे ही कहानियों से इवॉल्व होकर बना कि मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी है और सेकेंडरी। क्लियर है? शेयर बाजार तो अभी भी नहीं है, प्राइमरी का कंसेप्ट है और सेकेंडरी का कंसेप्ट है। आज के ज़माने में ये दोनों कंसेप्ट अंडर वन रूफ पूरे हो जाते हैं। मीन्स वो है ना, यार पहले 12th तो कर लो, उसके बाद सीए करना, लेकिन नहीं सर, तो साथ में करनी है। तो एक बैच ऐसा भी बन गया जिसमें दोनों ही रहे। समझ में आया कि नहीं? तो अभी हम शेयर बाजार नहीं पढ़ रहे हैं, किस पे है? सेकेंडरी मार्केट। Secondary market is also known as stock market or stock exchange. It is a market for purchase and sale of existing securities. किसके लिए है? Existing securities के लिए। It helps existing investors to disinvest and fresh investor to enter the market. किसमें? दोनों तरीका। आप disinvest कर सकते हो, आप invest कर सकते हो। It provides liquidity and marketability to existing shares। स्टार मार्क कर लो इसके ऊपर। ये क्या प्रोवाइड करता है? इक्वल लिक्विडिटी, इजीली कन्वर्ट हो जाओगे। और मार्केट है, कहाँ जाके बेचोगे? यहाँ आके बेच लो। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, क्लियर एंड सेटल्ड। अब यार ये जो वर्ड है ना, ट्रेडेड, क्लियर एंड सेटल्ड विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। इसका अपन आगे चल के पढ़ेंगे। T2 रोलिंग सेटलमेंट बोलते हैं इसको। T2 मोहल्ले वाला T2 नहीं, T2 रोलिंग सेटलमेंट। 2 ट्रांजैक्शन डेज में शेयर सेटल करे जाते हैं। इसको अपन समझते हैं चेक से। आपको एक चेक डिपॉजिट कराते हो तो आपका खाते में पैसा जा सकता है, आ जाएगा नहीं ना? क्लियरिंग हाउस के थ्रू क्लियर होता है तो अगले दिन या 2 दिन बाद पैसा आता है ना। सेम तरीके से अगर आपने शेयर बाजार में, हेलो, हाँ वो दे दो भाई, भाभी तो ओके,
उसी तरीके से अगर आपने शेयर्स का आपका डील लॉक हो गई है तो 2 दिन के बाद आपके पास शेयर्स आएंगे और 2 दिन के बाद ही आपके खाते में से पैसे कटेंगे। इसका भी मैकेनिज्म अपन पूरा पढ़ेंगे। मैंने घड़ी देख ली, इसमें वाला थोड़ी है, बस ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कल पढ़ेंगे। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में क्या फ़र्क है? सर सिक्योरिटी ओनली न्यू, यहाँ पे कौन सी? एग्जिस्टिंग। सर पर्पस क्या है? सर सिक्योरिटीज इशू करना और कंपनीज को पैसा दिलाना। सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनी डायरेक्टली और थ्रू एन इंटरमीडिएट। मतलब यहाँ पे कौन आएगा? कंपनी रोल में आएगी ना, जिसको पैसा चाहिए वो बंदा आएगा यहाँ पे। ओनरशिप ऑफ एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर। कंपनी पैसे लेके एग्जिट मार चुकी है, वो अपना बिजनेस कर रही है और यहाँ पे एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ही घूम रहे हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, सर फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। यहाँ पे वो मोबिलाइजेशन चैनलाइजेशन ऑफ फंड हो रहा है, सेवर से चीज़ कहाँ पहुँच रही है? इन्वेस्टर्स पर। यहाँ पे क्या? इनहेंसिंग लिक्विडिटी एंड कैशेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। सर कोई मोबिलाइजेशन नहीं हो रहा, अब ये तो हाउस होल्ड में ही घूम रहा है। जिसने इन्वेस्ट कर दिया उसके पास से दूसरे के पास जा रहा है। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मेरी कंपनी का शेयर है, मैं पहली बार इशू करने आ रहा हूँ तो मेरी मर्जी है, शेयर 10 रुपये का रखूँ कि 100 रुपये का रखूँ। सारे क्वेश्चन करे ना आपने। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ। अब प्राइस डिटर्मिनेशन किससे हो रहा है? डिमांड एंड सप्लाई से। ठीक है, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सिक्योरिटी। इसमें कभी चिंतन मनन करके आना। आप लोगों ने अक्सर न्यूज़ देखते हो नहीं देखते पता नहीं, पर देखना चाहिए। न्यूज़ में अभी वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, साल भर होने को आएगा उसको। वो अडानी भाई साहब एकदम से गिर गए थे नीचे, बहुत हुआ मचा था, बहुत तेज़ी से नंबर 1 तक पहुँचे और भी वापस रिपोर्ट आई, फिर से नीचे बुढ़क के आ गए, 15-16 नंबर पे आ गए। क्यों? सर उनके प्राइस का शेयर गिर गया, सॉरी शेयर का प्राइस गिर गया। शेयर का प्राइस गिर गया तो अडानी भाई साहब को क्या है? जिन्होंने शेयर खरीदे होंगे उनकी पिक्चर बनी होगी। आप सोचो ना, मेरे बारे में किसी ने कहीं पे कुछ लिख दिया और मैं गरीब हो गया, कैसे पॉसिबल? मतलब क्या मेरे घर बंगला तबाह हो गया? उनके पास भी शेयर होते हैं, उसके शेयर्स उनके पास भी हैं, बस इतना ही फर्क। तो सर वो अकेले थोड़ी बर्बाद हुए, पूरा देश बर्बाद हो गया। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो शेयर बाजार में इन्वेस्टर्स को हुआ। अगर हम में से किसी ने अडानी के शेयर खरीद रखे होंगे तो हमारी तो पिक्चर बन गई, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ शेयर भी हैं, उसके पास तो फिर भी उसकी कंपनी है, जो बिजनेस रन कर रहा है वो पूरा उसका है, जो उससे कमाया वो सब उसका है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ शेयर का शेयर ही है। तो जब ये शेयर प्राइस गिरता है ना तो आदमी गरीब क्यों होता है? क्योंकि उसकी वेल्थ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन लिटरली उसके बिजनेस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके क्या कस्टमर्स कम हो गए, उसकी क्या सेल कम हो गई, क्या उसके प्रॉफिट का मार्जिन कम हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, बस शेयर बाजार में शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हुआ है, बिजनेस तो वहीं का वही है। ठीक है, तो कंपनी को मतलब ही नहीं होना चाहिए, जो बिजनेस प्रोसेस चल रहा है ना उसमें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मतलब किसको है? सिर्फ और सिर्फ जो शेयर होल्डर्स है, जो ओनर्स है उसको। ठीक है, नेक्स्ट लोकेशन, देयर इज नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो जाए, जहाँ पे क्रिएट हो जाए, जिसको आप देखते हो वही फाइनेंशियल मार्केट है। लोकेटेड इन स्पेसिफाइड प्लेसेस, क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट तो शेयर बाजार है ना, तो ये तो फिक्स प्लेसेस पे लोकेटेड है। पहले फिजिकल होता था, अब क्या हो गया है? ऑनलाइन। अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो BSE के ग्राउंड फ्लोर पे वो लोग लड़ते थे एक दूसरे से, अब तो वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट ऑफिस बन के बैठ गया है। आप शेयर प्राइस अपने मोबाइल पे ही देख सकते हो, कंप्यूटर पे ही बोल सकते हो, और ऑनलाइन ही सारा काम हो गया है। ऑनलाइन पे कैसे शिफ्ट हुए इसकी कहानी कल पढ़ेंगे। बाय टाटा, सी यू।